हेलो दोस्तों, राम मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं इस वीडियो में कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी आपको करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं क्या तो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष देखिएगा। पहले इसमें देखेंगे कि कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किस कारण हुआ और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंश और कौन कौन से शासक ने भाग लिए, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और कन्नौज किस राज्य में पड़ता है हम उसी के बारे में भी देख लेंगे। और कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ है किस साम्राज्य के पतन के बाद शुरू हुआ है हम इसे भी देखेंगे। और इसमें से कौन कौन से वंश ने भी आपस में संघर्ष की इसे भी हम देखेंगे। यह जो वीडियो है त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित बहुत ही अच्छी है। यह वीडियो यूट्यूब पर पहली बार आ रहा है। देखिए क्या तो कन्नौज का जो पुराना नाम क्या बोले हैं, कन्नौज का जो पुराना नाम है क्या तो कन्या कुब्ज या महोदय श्री है। महोदय श्री है। कन्या कुब्ज आप सुने होंगे लेकिन महोदय श्री आप नहीं देखे होंगे कि इसका पुराना नाम है। याद रखिएगा कि कन्नौज का पुराना नाम क्या बोले तो कन्या कुब्ज या महोदय श्री है। लेकिन इसी में हम पहले देख लेते हैं कि कन्नौज में जो आपस में संघर्ष हुआ है यह 6वीं शताब्दी क्या बोले 6वीं शताब्दी अर्थात गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हुआ है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हुआ है। हम बता चुके हैं आपको गुप्त साम्राज्य जो श्री गुप्त साम्राज्य जो गुप्त वंश का संस्थापक था कौन तो श्री गुप्त। इसी में देखेंगे जिस तरह मगध क्या बोले हैं मगध के लिए मगध जो उपजाऊ और परिपूर्ण से संबंधित राज्य था ठीक उसी प्रकार कन्नौज ठीक उसी प्रकार कन्नौज भी क्या तो कन्नौज भी परिपूर्ण से संबंधित राज्य था। यह जो उपजाऊ एवं सैनिकों उपजाऊ एवं अन्य चीज़ों के लिए भी प्रसिद्ध था। इसीलिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट इस पर अधिकार करना चाहता था। लेकिन इसमें जो भी बलवान निकले वे आपस में संघर्ष करके कन्नौज पर अधिकार कर लिए थे। आइए देखेंगे इसी में देखिएगा एक मिनट देखिएगा उसके क्या बोले हैं 6वीं शताब्दी क्या बोले 6वीं शताब्दी अर्थात गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही मगध का महत्व घट गया था। जिस मगध का महत्व घट गया ठीक उसी प्रकार उसके स्थान पर कन्नौज को प्राप्त की। मगध के स्थान पर क्या तो कन्नौज को प्राप्त की अर्थात धीरे धीरे मगध साम्राज्य का महत्व घटने लगा और कन्नौज का महत्व बढ़ने लगा। कन्नौज क्या तो कन्नौज हर्षवर्धन के अधिपत्य के समय में आया था। जो कन्नौज का नियंत्रण उत्तरी भारत का प्रमुख था। कन्नौज जो पड़ता है भारत के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है उत्तरी क्षेत्र में पड़ता हम आगे देखेंगे इसके मैप में। इसके अलावा देखिएगा अरबी आक्रमण के उपरांत क्या बोले हैं अरबी आक्रमण के उपरांत में 3 शक्तियाँ प्रभावी हुई हैं जिनमें से एक गुर्जर प्रतिहार, दूसरा है दक्षिण के राष्ट्रकूट और तीसरा है बंगाल के पाल वंश हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसी में बताया गया है देखिएगा जो भी हम आपको बोल रहे हैं आप उसे अपने कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। ये जो है बुक में नहीं दिया रहता है क्या तो कन्नौज क्या बोले हैं कन्नौज को लेकर लगभग 200 वर्षों तक 200 वर्षों तक 8वीं से 10वीं सदी के मध्य इन तीनों शक्तियों में संघर्ष चलता रहा। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच आपस में होने वाले संघर्ष में ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाते हैं। अर्थात देखिएगा
कन्नौज पर अधिकार को लेकर लगभग 200 वर्षों तक 8वीं से 10वीं सदी के मध्य इन्हीं तीन शक्ति पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट में क्या आपस में होने वाले संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। और इनमें से क्या तो अतिकर्मक रूप से सफल प्रतिहार हुए। क्या और कौन हुए तो प्रतिहार जीते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन त्रिपक्षीय संघर्ष के किन कारण से हुआ है हम उसे भी देखेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ है आपस में इसका कौन सा कारण बना है। तो इसमें जो कारण है क्या है त्रिपक्षीय जो संघर्ष का कारण बना है। एक तो पहले जिस तरह मगध परिपूर्ण एवं समृद्ध राज्य था ठीक उसी प्रकार कन्नौज भी परिपूर्ण एवं समृद्ध राज्य था। अर्थात कन्नौज की तत्कालीन स्थिति क्या बोले हैं कन्नौज की तत्कालीन स्थिति जो सुधर गई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और दूसरा जो है क्या बोले और दूसरा जो है कन्नौज का व्यापारिक एवं सांस्कृतिक महत्व बढ़ गया था। और तीसरा जो है बनारस से बिहार तक का क्षेत्र जीतने के लिए संघर्ष होने लगे। बनारस से बिहार तक का क्षेत्र जीतने के लिए संघर्ष होने लगे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह जो है त्रिपक्षीय संघर्ष त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था 5 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में तो 5 चरणों में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा जिसमें से हम देखेंगे 1 मिनट देखिए क्या देखेंगे तो देखिएगा आप याद रखिएगा। पहले क्या तो कन्नौज का पूरा नाम कन्या कुवज या क्या तो महोदय श्री है जिसमें से पाल गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट थे। कौन तो राष्ट्रकूट थे जो पाल वंश के धर्मपाल शासक थे और गुर्जर प्रतिहार के वत्स्य राज थे। और राष्ट्रकूट के कौन तो ध्रुव थे। इसी में कहा कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था क्या तो देखिएगा पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इस त्रिपक्षीय संघर्ष को छेड़ा था। लेकिन इसमें जो विजय हुआ है गुर्जर प्रतिहार हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा 1 मिनट। हाँ देखिएगा 1 मिनट। हाँ देखिए तो क्या है त्रिपक्षीय संघर्ष जो गुर्जर पाल और राष्ट्रकूट के बीच कन्नौज के लिए हुआ था। जिसमें से देखिएगा प्रतिहार जो था प्रतिहार वंश राजस्थान वाले क्षेत्रों में था। अर्थात गुजरात राजस्थान वाले क्षेत्रों में था। जबकि कन्नौज क्या बोले हैं कन्नौज उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्रों में था। राष्ट्रकूट जो था महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में निवास करते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और कन्नौज जो है उत्तरी भारत में बिहार उत्तर प्रदेश में था। अब पाल वंश जो था कहाँ पाल वंश यह जो है पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा ये राजस्थान के तरफ थे और ये जो था गुजरात के तरफ थे और ये जो था पश्चिम बंगाल के तरफ थे। और कन्नौज पर तीनों अधिकार करना चाहता था। जिसमें से कन्नौज के लिए सबसे पहले जंग किसने छेड़ा था पाल वंश के शासक कौन धर्मपाल छेड़ा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा ये भी है पाल के प्रतिहार राष्ट्रकूट और कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से देखते हैं। देखिएगा 1 मिनट यहाँ से आप पॉइंट भी बनाकर अपने कॉपी पर नोट करते रहिएगा। यहाँ से बहुत ही प्रश्न बन सकते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष समझना बहुत जरूरी है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से योद्धा किस तरफ से युद्ध कर रहे थे। देखिएगा क्या तो वर्धन वंश के बाद क्या बोले हैं वर्धन वंश के बाद कन्नौज पर आयुध वंश का शासन हुआ था। आयुध वंश में 2 भाई शासन कर रहे थे। एक इंद्रयुद्ध और दूसरा चक्रायुद्ध थे। एक इंद्रयुद्ध और दूसरा कौन थे चक्रायुद्ध थे।
इसमें से गद्दी के लिए संघर्ष हुआ था, गद्दी के लिए संघर्ष हुआ था कि हम इंद्रयुद्ध एक तरफ बैठेंगे या एक तरफ चक्रयुद्ध बैठेंगे, चक्रयुद्ध बैठेंगे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन दोनों आपस में संघर्ष करने लगे। इसी में प्रतिहार वंश, क्या बोले हैं, प्रतिहार वंश के शासक वत्स राज ने फायदा उठाया, क्या फायदा उठाया था। जिसमें देखिएगा पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट आप जानते होंगे। क्या तो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत यहाँ से आप देखिएगा कि किस तरह हुआ है त्रिपक्षीय संघर्ष का शुरुआत। देखिएगा वत्स ने चक्रयुद्ध को हराकर, देखिएगा जो कौन थे, प्रतिहार वंश के शासक, प्रतिहार वंश के शासक वत्स ने चक्रा को हराकर, चक्रा युद्ध को हराकर क्या तो इंद्र युद्ध को गद्दी पर बैठा दिया है। अर्थात कहना है कि चक्रा युद्ध को हराकर किसने, वत्स राज ने इंद्र युद्ध को बैठा दिया, इंद्र युद्ध को बैठा दिया है। ठीक उसी प्रकार इसी में कहा गया है जो है पाल वंश के शासक, कौन तो धर्मपाल, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने क्या तो इंद्र युद्ध को हराकर, इंद्र युद्ध को हराकर फिर दोबारा किसे, चक्रयुद्ध को ही गद्दी पर बैठा दिया है, चक्रयुद्ध को ही गद्दी पर बैठा दिया है। अर्थात समझिएगा जो प्रतिहार वंश के शासक वत्स राज ने चक्रयुद्ध को हराकर इंद्र युद्ध को बैठाया था, ठीक धर्मपाल ने इंद्र युद्ध को हराकर चक्रयुद्ध को बैठा दिया था, किसे, चक्रयुद्ध को बैठा दिया था। धर्मपाल को वत्स राज ने हराकर वत्स राज को ध्रुव ने हराया था, ध्रुव ने हराया था। किसने, तो ध्रुव ने हराया था। इसी में देखेंगे, एक मिनट देखिएगा क्या है, तो एक मिनट क्या बोले यहाँ से आप समझिए दोबारा। धर्मपाल, क्या तो धर्मपाल को जो पाल वंश के शासक थे वत्स राज ने वत्स को ध्रुव ने हराया था, जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, ध्रुव ने हरा दिया। अर्थात तो ध्रुव ने किसे हराया, तो प्रतिहार वंश के शासक ध्रुवराज को हरा दिया था। और पाल, आप इसे ध्यान से रखिएगा। लेकिन बाद में प्रतिहार वंश शासक ने नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर पूर्ण अधिकार कर लिया था, आइए आप दोबारा यहाँ से समझिए। देखिएगा पहला जो है चक्रा को किसने हराया, चक्रयुद्ध को किसने हराया, तो वत्स राज ने हराया था, और गद्दी पर किसे बैठाया, तो इंद्र युद्ध को बैठा दिया था, ठीक उसी प्रकार क्या तो धर्मपाल ने इंद्र युद्ध को हराकर गद्दी पर किसे बैठा दिया, तो चक्रयुद्ध को बैठा दिया था। धर्मपाल को वत्स राज ने हराया था, धर्मपाल को किसने हराया था, तो वत्स राज ने हराया था। और वत्स राज को किसने हराया था, तो ध्रुव ने हराया था। धर्मपाल को वत्स राज ने हराया, वत्स राज को ध्रुव ने हराया था। लेकिन बाद में प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। लेकिन पूछेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भेजा किसके हो, तो प्रतिहार वंश वत्स राज के होता, वत्स राज के हुए थे। आइए देख लेते हैं इसी में पाल वंश, क्या तो पाल वंश। देखिएगा पाल वंश जो है 750 से 1174 ईस्वी तक, 750 से 1174 ईस्वी। देखिएगा बंगाल में ये कहाँ शासन कर रहे थे, तो बंगाल में पहले ही आप पढ़ चुके हैं। इनमें से जो पाल वंश का संस्थापक है कौन है, गोपाल है। और क्या तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं। लेकिन पाल वंश में अलग अलग शासक हुए, जिनमें से देखिएगा गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, महीपाल, रामपाल, गोविंदपाल हैं। कौन है, तो गोविंदपाल हैं। ये जो सभी शासक किससे संबंधित थे, तो पाल वंश से ही संबंधित हैं। लेकिन पूछेंगे पाल वंश के संस्थापक तो गोपाल हैं, और पाल वंश के अंतिम शासक तो गोविंदपाल है। कौन है, तो गोविंदपाल है। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, हम इसे आगे पढ़े भी। आइए
देखते हैं आगे क्या है, जिसमें से पढ़ेंगे पहला क्या तो गोपाल के बारे में। 550 से 570, 550 से 570। संस्थापक माना जाता है गोपाल को, संस्थापक माना जाता है गोपाल को। जनता द्वारा चुना गया था, जनता द्वारा चुना गया था कौन तो गोपाल। इनकी जो राजधानी कहाँ थी, पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। कहाँ थी, मुंगेर थी। क्या तो मत्स्य न्याय को खत्म किया गया था, मत्स्य न्याय को खत्म किया गया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की तो गोपाल ने की थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, गोपाल ने की थी। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है तो बिहार में है। कहाँ है तो बिहार में है। कश्मीर के शासक क्या ललितादित्य क्या तो मुक्तिपीठ ने कन्नौज और बंगाल को लूटा था, कन्नौज और बंगाल को लूटा था। कश्मीर के शासक ललितादित्य ने मुक्तिपीठ कन्नौज और बंगाल को लूटा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं दूसरा क्या तो धर्मपाल 770 से 810, 770 से 810। धर्मपाल के बारे में पहले देख लेते हैं कि धर्मपाल ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी। धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी पद की धारण की थी। विक्रमजीत की क्या तो विक्रमजीत की परम भट्टारक की। इसके अलावा हम परम सौगात की उपाधि धारण की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। दोबारा बोल देते हैं। उत्तरपथ स्वामी क्या तो विक्रमजीत, परम भट्टारक क्या परम सौगात की उपाधि धारण की थी। लेकिन इनकी पत्नी का जो नाम था क्या तो सन देवी था। क्या तो सन देवी जो राष्ट्रकूट वंश की थी, जो राष्ट्रकूट वंश के थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। कौन थे, दंती दुर्ग माने जाते हैं। इसके दरबारी कवि अर्थात हर्ष के कौन है तो देखिएगा। धर्मपाल के दरबारी कवि कौन थे तो हरिभद्र थे। इनका जो एक पुस्तक है अष्ट सह त्रिका है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। कहाँ पढ़ता है तो बिहार में ही पढ़ता है। तो बिहार में पढ़ता है। नालंदा के लिए इसने 100 गांव को दान दिया था, 100 गांव को दान दिया था। सोमपुर विश्वविद्यालय जो है बांग्लादेश में, इसका भी निर्माण किसने किया तो धर्मपाल ने की थी, धर्मपाल ने ही की थी। आगे देखते हैं क्या तो देवपाल बौद्ध का पूर्ण संस्थापक माना जाता है। बौद्ध धर्म का पूर्णस्थ संस्थापक माना जाता है। आगे हैं देवपाल के बाद कौन से शासक हुए तो महिपाल हुए। कौन तो महिपाल हुए। महिपाल के बाद कौन है तो देवपाल के बाद विग्रहपाल हुए। कौन तो विग्रहपाल हुए। विग्रहपाल के बाद कौन है तो महिपाल हुए। महिपाल जो है पाल वंश का पूर्ण संस्थापक है। रामपाल उसके बाद हुए जो कमजोर शासक थे। और अंतिम शासक कौन है तो गोविंदपाल है। कौन है तो गोविंदपाल है। पाल वंश के बाद बंगाल पर सेन वंश ने शासन किया था। कौन से वंश, सेन वंश ने शासन किया था। इसका जो संस्थापक सामंत सेन माना जाता है। पाल वंश का संस्थापक क्या बोले हैं, पाल वंश का संस्थापक गोपाल है, लेकिन सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन है। जो क्या तो लक्ष्मण सेन भी थे। इसके दरबारी कवि क्या तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि जयदेव थे। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि तो जयदेव थे। लेकिन पूछेंगे सेन वंश के अंतिम शासक कौन थे तो लक्ष्मण सेन थे। इसी में कहा गया है गीत गोविंद के लेखक कौन है तो जयदेव है। गीत गोविंद के लेखक कौन है तो जयदेव है। आगे देख लेते हैं इसी में गुर्जर प्रतिहार वंश कितना है 725 से 1035, 725 से 1035 ईस्वी तक देखिएगा। जिसमें से वातापी के चालुक्य के समांत थे। वातापी के चालुक्य के समांत थे। इसकी राजधानी क्या तो भीनवाल राजस्थान में पड़ता है। भीनवाल राजस्थान में पड़ता है। इसी में बताया गया है नागभट्ट प्रथम, जिसमें से देखिएगा यह जो शासन किया था 725 से 760 तक, 725 से 760 तक। लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या है तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। इसका जो क्या तो चंद्रवर दाई जो ऋषि वशिष्ठ थे। चंद्रवर दाई क्या तो ऋषि वशिष्ठ
अग्निकुंड, अग्निकुंड, लेकिन इसमें बताए गए हैं प्रतिहार, परमार, चालुक और क्या चावाहन, चावाहन के बारे में चंद्रवरदायी क्या तो ऋषि वशिष्ठ अग्निकुंड में बताया था। क्या तो गुजारा, गुजारा राजस्थान क्या तो गुजरात के मध्य का क्षेत्र को गुजारा कहता है। अब प्रतिहार द्वारा क्या तो संरक्षक होता था, क्या तो रक्षक होता था। राज क्या तो राजस्थान का इतिहास के पिता, राजस्थान के इतिहास का पिता कर्नन क्या तो कर्नन टोल्ड ने कहा था, टोल्ड ने कहा जो गुर्जर विदेशी शक सिथियन थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है पुलकेशिन द्वितीय के जो है एलोहल अभिलेख जो गुर्जर शब्द में मिलता है, गुर्जर शब्द में मिलता है। क्या बाउक और क्या घटियाला अभिलेख, बाऊ और घटियाला अभिलेख जो कहते कुक 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 क्या कुक कूनकुक ने जारी किया था, कूनकुक ने जारी किया था। दूसरा देखेंगे वत्सराज, कौन है वत्सराज 780 से 795, 780 से 795। वत्सराज को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कौन सा वंश के? तो प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बहुत सी शक्तिशाली शासक हुए जिनमें से यह उपाधि धारण की थी रन हस्तिन की। इसके अलावा है जयवारा की उपाधि भी धारण की थी। इसने कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष शुरुआत की। किसने? तो वत्सराज ने ही शुरू की थी। नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का पुत्र था। नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का पुत्र था। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत इसी ने किया था। ध्रुव को हराकर कन्नौज को अपना राजधानी बनाया था। क्या? तो सम्राट मिहिर भोज 880 से 836 से 885 लगभग 49 वर्षों तक शासन किया। उपाधि आदि 12 और क्या? तो प्रभास विष्णु का उपासक था। सम्राट मिहिर भोज था, विष्णु का उपासक था। इसने स्वयं को लक्ष्मण का वंशज बताया था। कौन? तो सम्राट मिहिर भोज। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है। इसके समय में अरब यात्री सुलेमान आया था। किसके? सम्राट मिहिर भोज के ही काल में। कल्हण ने राजतरंगिणी में इनकी प्रशंसा की। कल्हण ने राजतरंगिणी में सम्राट मिहिर भोज की प्रशंसा की है। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। तो महेंद्र पाल है। देखिएगा यह जो है 885 से 910 है। देखिएगा महेंद्र पाल, इसकी उपाधि है परम भट्टराकर, महाराजा धीराज, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसने? तो महेंद्र पाल ने। जबकि राजकवि या राजगुरु जो राजशेखर थे, इसके राजकवि या राजगुरु राजशेखर थे। ऐसे जो कर्पूरी मंजरी, काव्य मीमांस, बाल भारत, ओके, बल रामायण, भुवन कोश और हर विलास ये सभी पुस्तक लिखे थे। किसने? तो राजशेखर ने लिखे थे। इसी में बताया गया है महिपाल। कौन है? तो महिपाल राजकवि राजशेखर, महिपाल के राजकवि राजशेखर थे। यर्रयात्री अल मसूदी गुर्जरों को अलबौरा और बौरा या क्या तो जुर्ज कहा गया था। इसी में बताया गया है। देखिएगा हवियन सांग ने कुचौलों को कहा है। क्या? तो राज्यपाल महमूद गजनवी के अधीन हो गया था। राज्यपाल महमूद गजनवी के अधीन हो गया था। यशपाल क्या? तो यशपाल अंतिम शासक था। गढ़वाल शासक चंद्रदेव ने हराया था। यशपाल किस वंश का अंतिम शासक था? आप इसका जवाब कमेंट में बता सकते हैं। देखिएगा किस वंश का अंतिम शासक था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का यशपाल अंतिम शासक था। आगे देखते हैं। इसी में देखिए क्या? तो
राष्ट्रकूट वंश, क्या तो राष्ट्रकूट वंश। देखिएगा, वातापी के चालुक्य कीर्तिवर्मन के सामंत थे। वातापी के चालुक्य कीर्तिवर्मन के चालुक्य थे। कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और अपनी राजधानी मानेखेत को बनाया था। अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो मानेखेत को बनाया था। देखिएगा कि राष्ट्रकूट वंश में कौन कौन से शासक हुए, जिसमें से पहला शासक है कौन है? तो दांती दुर्ग है। कौन है? तो दांती दुर्ग है। दूसरा है कृष्ण प्रथम। दूसरा है, तीसरा है गोविंद द्वितीय। चौथा है ध्रुव। पांचवा है गोविंद तृतीय। और छठा है अमोघ वर्ष। और दूसरा है कर्क टू। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। तो देखिएगा, एक मिनट। क्या तो इसका जो संस्थापक माना जाता है किसका? तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक माना जाता है कौन है? तो दांती दुर्ग है। कौन? तो दांती दुर्ग है। कृष्ण प्रथम ने 756 से 774 ईस्वी तक, 756 ईस्वी से 774 ईस्वी तक कैलाश मंदिर, जिसे गुहा मंदिर भी कहा जाता है, कैलाश मंदिर जिसे गुहा मंदिर कहा जाता है, कहाँ? तो और इसी को एलोरा मंदिर कहाँ? तो महाराष्ट्र में। कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। आगे है ध्रुव, जो त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित, ध्रुव जो है त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित है। आगे गोविंद तृतीय जो है पल्लव, पांड्य, केरल, गंग राजाओं को हराया था। किंतु गोविंद तृतीय अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। कविराज मार्ग पुस्तक कन्नड़ भाषा में, किस भाषा में? तो कन्नड़ भाषा में है। आगे है कर्क टू। क्या? तो कर्क टू ये क्या? तो एक मिनट। राष्ट्रकूट वंश के, क्या? तो राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक थे। इसे तैलप द्वितीय ने हराया था। और चालुक्य वंश की स्थापना की थी। आइए देखते हैं क्या? तो राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, जैन संप्रदायों का उपासक था। राष्ट्रकूट जी थे कि तो शैव, वैष्णव, जैन क्या? तो संप्रदायों का उपासक था। देखिएगा, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी में हम पढ़ लिए हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष में हम पढ़ लिए हैं क्या क्या? प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, बहुत ही डिटेल से आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम आपको करवा चुके हैं। आप इसे एक बार पुनः दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको एक ही वीडियो में त्रिपक्षीय संघर्ष से जितने भी प्रश्न बनते हैं आपको एक ही वीडियो में याद हो सके। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।